दोस्तों आज की ये घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है, इंडियाना पोलिस नाम की एक शिप पर। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है 31 मार्च 1945 से। समुद्र को चीरते हुए एक नेवी शिप आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ फाइटिंग प्लेन्स हमला कर देते हैं। बदले में वो भी उनका जम के सामना करता है और इसके चक्कर में एक प्लेन आकर उससे टकरा जाता है। इसकी वजह से आगे के हिस्से में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, कई सारे सोल्जर भी मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ अमेरिकन ऑफिसर्स को देखते हैं जो जापान में हुए युद्ध की कुछ फोटोज देख रहे थे और एक ऑफिसर सभी को बताता है कि प्रेसिडेंट का आदेश है कि हम जापानीज आर्मी कैंप पर एक बॉम्ब गिराएं, लेकिन उसे वहां तक ले जाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसे नेवी से ले जाएंगे क्योंकि सामने वाले की नेवी ताकत कमजोर है। पर तभी एक शख्स कहता है कि ये तो खुदकुशी करने जैसा होगा, क्योंकि ऐसे में हमें कोई ऐसा शिप चाहिए जो काफी तेज हो और उसके साथ कोई भी फोर्स ना हो। ऐसा कौन करेगा? तो कहते हैं कि हम किसी न किसी को जरूर ढूंढ लेंगे। दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है और हम व्रेन और माइक को देखते हैं जो कि एक नेवी सैनिक है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक विशाल शिप को देखते हैं जिसके आगे के हिस्से की मरम्मत हो चुकी है। दरअसल ये वही शिप है जिसको हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। इसके कैप्टन थे फिलिप्स, जो बहुत ही बहादुर और कामयाब कैप्टन थे। उसी दौरान वहाँ पर एक अमेरिकन ऑफिसर्स आते हैं जो कैप्टन फिलिप्स के साथ अकेले में बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रेसिडेंट ने आपको इस मिशन के लिए चुना है। आपके शिप पर जो वॉक्स है जिसे आपको सेफली कीनिया और फिलिपिया नाम की जगह पर डिलीवर करना है। तो वे कहते हैं कि हमें स्कोट यानी फोर्स कहां से मिलेगी। ऑफिसर्स कहते हैं कि ये मिशन टॉप सीक्रेट है और इसे सिर्फ प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमने स्कोट किया तो जापानीज को पता चल जाएगा कि हम उनके एरिया की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ये काम अपने क्रू के साथ ही अकेले ही करना होगा। ये कैप्टन के लिए थोड़ा डरावना था क्योंकि उनके ऊपर किसी भी समय जापानीज हमला कर सकते थे और उस समय उनके पास कोई कवर नहीं होगा। उधर हम देखते हैं कि व्रेन और माइक को भी इस मिशन के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है। वे अगले दिन इंडियाना नाम का शिप अपने मिशन पर निकल जाता है। इसके कैप्टन थे फिलिप्स और उनके साथ टोटल 1200 मेंबर थे, जिसमें व्रेन और माइक भी मौजूद थे। और इन लोगों के लिए मिशन खुदकुशी करने जैसा था क्योंकि कहीं भी अगर ये जापानीज की नजर में आए तो वो इन पर हमला शुरू कर देंगे। ये शिप बहुत ही पुराना था, सिवाय इसकी स्पीड के इसमें और कुछ खास नहीं था। ये बात कैप्टन को सता रही थी। अब कैप्टन कहते हैं कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक हमारी स्पीड और दूसरी जापानीज सबमरीन। इसलिए हमें झिकझक होकर चलना होगा ताकि वो हमारे ऊपर एम ना लगा सके। दूसरा ये कि हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा और रेडियो पर अलर्ट भी। वहीं दूसरी ओर 19 जुलाई 1945 की रात हम एक जापानीज सबमरीन को देखते हैं जो हथियारों से पूरी तरह लैस थी, जिसके कैप्टन थे हाशिमी को, जो बहुत ही चालाक थे और इस समय वो ध्यान लगा रहे थे जो वो बरसों से करते हुए आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडियाना पोलिस शिप पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ ही देर बाद वे लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वे दोनों पार्सल डिलीवर कर देते हैं और उन्हें वापस जाने के लिए एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग में एक बात डाल लेनी होगी कि तुम यहाँ कभी आए ही नहीं थे। तुम्हारे सीनियर ने ये बात नहीं बताई कि ये मिशन एक टॉप सीक्रेट है और अगर तुम्हें कुछ कवर दिया तो सभी को पता चल जाएगा। अब कैप्टन के पास ऑप्शन नहीं होता तो वे ऐसे ही वापसी के लिए लौट जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद उनका सामना एक घने कोहरे से होता है और अब उन्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वे जिगजैग ना चलते हुए सीधे चलेंगे ताकि वे अपनी मंजिल पर पहुंच सके। वैसे भी उन्होंने अपने सामान को तो पहुंचा ही दिया है, लेकिन दोस्तों यही वो एक गलती कर देते हैं और उन्हें जापानीज नेवी देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये एक अमेरिकन शिप है। इसीलिए कैप्टन हाशिमी को फौरन नीचे जाते हैं और अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि टॉर्पीडो लोड कर दो, हमें उन पर हमला करना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर माहौल बिल्कुल शांत था क्योंकि इतने कोहरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें कोई आशंका नहीं थी कि एक सबमरीन उनके नीचे घूम रही है और इसी का फायदा जापानीज उठा लेते हैं और 2 मिसाइल फायर कर देते हैं जो सीधे जाकर लगती है इंडियाना पोलिस शिप पर और इससे पूरा शिप तबाह हो जाता है। एक हिस्से में तो आग भी लग जाती है। सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कैप्टन को पता चल जाता है कि दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसके आगे वो और कुछ सोच पाते। तभी एक और टॉर्पीडो आकर लगती है जिससे शिप के बीच वाले हिस्से में दरार आ जाती है। दोस्तों शिप अब डूबने की कगार पर आ गया था। अंदर जितने भी लोग थे उनमें से या तो ज्यादातर लोग जख्मी थे या ज्यादातर मर चुके थे। और इसी दौरान हम 2 कैदियों को देखते हैं जो शिप में थे, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। तभी एक आदमी आता है, उन्हें चाबी देता है, उन्हें खोलता है, पर जब दूसरे की बारी आती है तो चाबी नीचे गिर जाती है
और इतने में शिप हिलना शुरू कर देता है और सभी रेडियो ऑपरेटर किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी देर बाद उनका रेडियो फिलिपियन बेस से कनेक्ट होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि जरूर दुश्मन की चाल है और इसीलिए वो मदद के लिए मना कर देते हैं। अब कैप्टन फिलिप्स के पास एक ही चारा बचा है, वो था इस शिप को छोड़ देना और वो ऑर्डर देते हैं कि सभी लाइफ बोट को नीचे फेंकना शुरू कर दो। शिप का पूरा ऑयल पानी में फैलना शुरू हो गया था। उधर लोग पानी में कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी एक धमाका होता है जिससे कैप्टन फिलिप्स झटके से पानी में गिर जाते हैं और अपने साथियों से दूर हो जाते हैं। कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि शिप भी धीरे धीरे पानी में समा जाता है और पानी में हर जगह आग लगी हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। बड़ी देर बाद सूरज निकलता है, हम उस मंजर को साफ साफ देख पाते हैं। चारों तरफ लोग जख्मी हालत में पड़े थे, जिसको जो मिला वो उसके सहारे जिंदा बचा हुआ था। 1200 लोगों में से लगभग 900 लोग ही जिंदा बच पाए थे और अभी तो इनका सफर बहुत ही लंबा है और ये समुद्र के बीच में यानी शार्कों के बीच में, क्या पता कब 900 की गिनती आधी हो जाए। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो 2 टीम बना लेते हैं। एक टीम को कर्नल संभाल रहे थे, दूसरी टीम को कमांडर, जिसमें ब्रायन और माइक भी थे। अब ऑर्डर देते हैं कि लाइफ बोट पर सिर्फ जख्मी और ऑफिसर्स ही बैठेंगे, बाकी सब नीचे रहेंगे। इसी दौरान हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जो कुछ बहुत ही ज्यादा जख्मी थे, उनका खून पानी में बह रहा था और इसी चक्कर में वहाँ पर कुछ शार्क आ जाती हैं। यह बहुत से लोगों को खींचकर अपने साथ ले जाती है, इसीलिए वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। ऐसे में कुछ और शार्क इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। उधर जो कैप्टन धमाके के बाद अलग हो गए थे वे तैरकर एक राफ्ट के पास आते हैं जिसमें 2 सोल्जर थे और दोनों ही जख्मी हालत में थे। एक का पैर उसके हाथ में था और ये देखकर वे उसे फौरन पेन किलर देते हैं और आगे क्या करना है सोचने लगते हैं। तभी हम कुछ शार्क को देखते हैं जो बिल्कुल उनके नीचे घूम रही थी। कैप्टन यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें और सोल्जर की मदद करनी थी। यही सारे सोल्जर को एक उम्मीद दिखती है। तभी हम एक एयरफोर्स का हवाई जहाज देखते हैं जो ऊपर से होकर गुजर रहा था। ये उसे भी देख लेते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। यहाँ तक कैप्टन तो फ्लेयर भी छोड़ देता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि जब तक फ्लेयर ऊपर जाती है तब तक हमें हवाई जहाज काफी दूर जा चुका होता है। उधर हम कैप्टन हासामिको को देखते हैं जो कि अपने बेस पर मैसेज दे रहे थे कि उन्होंने दुश्मन के शिप को गिरा दिया है और उनके लिए आगे का रास्ता साफ है। पर उन्हें ये पता नहीं था कि कुछ ही समय के बाद उनके देश में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो सालों तक भूल नहीं पाएंगे। इधर एक सैनिक जो कि घायल हो चुका है और उसे अब उल्टियां होना शुरू हो जाती है, तो उसका साथी कहता है कि क्यों न तुम जाकर कर्नल के साथ बैठ जाओ, लेकिन वो मना कर देता है। वो मजाक में कहता है कि उनके साथ में बैठा तो और जल्दी मर जाऊंगा, जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं। पर तभी एक शार्क आकर उसे पानी में अंदर ले जाती है और एक झटके में सब कुछ बदल जाता है, जिसके बाद कई शार्क आकर सैनिकों को मार देती है। तब सभी राफ्ट की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो जितनी देर पानी में रहेंगे उतना ही खतरा है। वहीं कैप्टन अपने लोगों को ढूंढ रहे थे, वो उन्हें एक साथ लाते हैं और उन्हें कुछ खाने को देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस सैनिक का पैर कट चुका था उसकी मौत हो गई है, जिसे कैप्टन पानी में डुबा देते हैं। लेकिन ये उनके लिए बहुत ही दर्दनाक समय चल रहा था। इन सभी लोगों की जिम्मेदारी उन पर थी, इसीलिए कहीं न कहीं उन्हें गिल्ट फील होने लगता है क्योंकि आज वो खुद ही उनकी लाशों को पानी में बहा रहे हैं। इधर जापानीज कैप्टन को मैसेज आता है कि वे वहाँ से बेस पर लौट आए क्योंकि वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वे वापस लौट जाते हैं। अब इधर सूरज निकल आया था, लेकिन अभी तक सब कुछ वैसा ही था। कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया था और इनके पास जो खाना था वो भी खत्म हो चुका था। अब टोटल 500 लोग बचे हुए थे। इधर दूसरे ग्रुप के कमांडर को कुछ सैनिकों को लेकर आगे बढ़ते हैं। उनका दावा था कि उन्हें कुछ ही दूरी पर एक टापू दिखा जहाँ से वो मदद के लिए किसी को बुला सकते हैं, तो वे वहाँ के लिए निकल जाते हैं। अब सुबह हो जाती, जो लोग आइलैंड के लिए गए थे वो वापस आ जाते हैं, लेकिन उनमें आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे, जिसमें से कमांडर भी थे और जो बचे उनमें भी अब ताकत नहीं बची है कि वो खुद को संभाल सके। और तभी एक शार्क उनके राफ्ट को पलट देती है और जितने भी लोग बचे थे उन्हें भी मार देती है। अब दोस्तों ये केवल 300 लोग बचे थे और धीरे धीरे उन्हें भी शार्क अपना शिकार बना रही है। ये सब उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब ये बचेंगे, क्योंकि अगर वो शार्क से बच भी गए तो भूख और प्यास उन्हें मार देगी। लेकिन तभी उनकी किस्मत साथ देती है और तभी एक प्लेन उनके ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन उन्हें नीचे लोग नहीं बल्कि ऑयल दिख रहा था, जिससे उन्हें लगता है कि शायद कोई जापानी सबमरीन नीचे है
और वो मिसाइल लोड करते हैं। पर उसी समय को पायलट को कुछ ही दूरी पर कई लोग दिखते हैं जिनका यूनिफॉर्म पर अमेरिकन फ्लैग था, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये उन्हीं के लोग हैं और वो फौरन अपने बेस पर मैसेज देते हैं कि वो नीचे कुछ खाने पीने का सामान ले जाए। थोड़ी देर बाद प्लेन लोकेशन पर आ जाता है जिसके अंदर कैप्टन एंड्रियान थे, लेकिन तभी उन्हें ऑर्डर आता है कि पानी में लैंड नहीं करना है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते और वो वहीं उतर जाते हैं। सभी सैनिकों को अपने प्लेन के केबिन पर बिठा लेते हैं, पर वो उन्हें लेकर उड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वो बेस से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये लोग इंडियानापोलिस शिप के हैं और इनका प्लेन दुश्मनों का शिकार हो गया है, इसीलिए हमें एक बड़े जांच की जरूरत है। पर उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता कि ये लोग उसी शिप के हैं, लेकिन प्लेन के कैप्टन उन्हें यकीन दिला देते हैं। जिसके कुछ समय बाद वहां पर कुछ शिप आती हैं जो उन सभी को बिठा लेते हैं और कुछ इस तरह पूरे 26 दिन के बाद वो बचा लिए जाते हैं। अब ये दोस्तों 1200 में से सिर्फ 300 लोग ही जिंदा बच पाए थे। कुछ दिनों के बाद हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिरा दिया जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, जिसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। लेकिन दोस्तों अभी भी इंडियानापोलिस शिप को डूबने का सीक्रेट रखा जाता है। उधर सभी घायल सैनिकों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां पर कैप्टन फिलिप्स आते हैं जो अपने बचे हुए साथी को देखते हैं। कुछ महीनों के बाद न्यूज आती है कि जंग खत्म हो चुकी है। सभी सोल्जर को उनके घर भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद कैप्टन के घर पर एडमिरल आते हैं जो उन्हें बताते हैं नेवी ने फैसला किया है कि तुम्हारा कोर्ट मार्शल कराया जाएगा। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्यों। लेकिन अगले दिन उन्हें कोर्ट बुलाया जाता है, जहां पर सबके सामने उन्हें अपने गुनाह बताए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि शिप को जिगजैग न चला के सीधा चलाया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। जिस पर कैप्टन कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लोगों की रक्षा के लिए किया। मुझे आपसे ज्यादा दुख है क्योंकि मैंने अपने शिप और अपने लोगों को अपने सामने डूबते हुए देखा है। ये सुनकर सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दोस्तों वहाँ असामीको भी आते हैं जो जापानीज नेवी के कैप्टन थे। वो सभी के सामने कबूलते हैं कि अगर अमेरिकन शिप जिगजैग भी चलता तो भी बच नहीं पाता। यहाँ हम उसके बहुत ही करीब थे। ये सब सुनने के बाद फैसला लिया जाता है कि फिलिप्स गिल्टी नहीं है, लेकिन फिर भी फिलिप्स को नेवी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाहर बाद में फिलिप्स और हासामीको आमने सामने आते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखें नम थी। उन्हें अच्छे से पता था कि जो उन्होंने किया है वो गलत था। अगर फिलिप्स उस परमाणु बॉम्ब को अपनी जगह पर नहीं पहुंचाते तो आज शायद जापान के लाखों लोग जिंदा होते। अगर हासामीको ऑर्डर नहीं देते तो आज कई सारे अमेरिकन सोल्जर भी जिंदा होते। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं दोनों को पता था कि दोनों ने अपनी ड्यूटी निभाई है, लेकिन इंसानियत के लिए दोनों को पछतावा होता है। लेकिन दोस्तों कैप्टन के मन में अभी भी गिल्ट था कि अगर वो उस दिन परमाणु बॉम्ब नहीं ले जाते तो आज परमाणु बॉम्ब नहीं पड़ता और लोग जिंदा होते। वो खुद को उनकी मौत का कारण मान रहे थे, इसीलिए वो अपने घर में खुदकुशी कर लेते हैं, जिसके साथ दोस्तों कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बोर जंग हमेशा तबाही लाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।